एक्चुअल कॉस्ट में कमी आ रही है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग बना दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि आज के टाइम के हिसाब से आपने बनाया होगा, 50 साल बाद पब्लिक डिमांड कुछ और होगी, बिल्डिंग में कुछ और चाहिए होगा। अगर आज के हिसाब से आपने बनाया है, 50 साल बाद अगर डिजाइन बदल गया है, कुछ नया मार्केट में आ गया है, तो आपके बिल्डिंग में ऑब्सोलेंस कैलकुलेट होने लगेगा, गिरावट दर्ज होने लगी। इसके कारण डेप्रिसिएशन नोट किया जा सकता है आपकी बिल्डिंग में। इसके अलावा जैसे जैसे कोई भी स्ट्रक्चर समय के साथ साथ आपने देखा होगा कि कमजोर होता चला जाता है, तो समय के साथ साथ स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, तो डीके आपने उसमें कैलकुलेट किया होगा। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ आपके बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है, और इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको ज्ञात करने के कई मेथड हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो नोट करेंगे माय डियर इसमें, चलिए नोट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ एनी स्ट्रक्चर, आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ एनी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्यू टू rate of wear and tear, rate of wear and tear, obsolescence, obsolescence, decay, and respect to time, respect to time, actual cost is decreased, actual cost is decreased। तो अगर आपके बिल्डिंग का एक्चुअल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, एंड इट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। तो आपने नोट किया कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेप्रिसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रेट ऑफ वियर एंड टियर, obsolescence and decay is responsible for depreciation of any property। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को कई मेथड दिए गए हैं। वेरियस मेथड, वेरियस मेथड चलिए, वेरियस मेथड is apply for, is apply for determination of, determination of depreciation। तो चलिए नोट करते हैं कौन कौन से मेथड हम लोग डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए लगा सकते हैं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाने वाला हूँ, दैट इज अ टाइप 1, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे लगाऊंगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। सेकेंड इज कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इनसे भी आप डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। और थर्ड टाइप की बात करें हम,
तो दिस इज नोन एज सिंकिंग फंड मेथड, जो मैंने आपको पहले बताया था, सिंकिंग फंड मेथड। चलिए अच्छी बात है। एंड वन ऑफ द लास्ट, दिस इज नोन एज क्वांटिटी सर्वे मेथड, क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो इतने मेथड हैं जिनसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हो, और मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड पर। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेगी एंड दिस इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चलिए हम सबसे पहले यहां बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होने वाला है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए इस मेथड में हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष एनुअल में कांस्टेंट मानते हैं। मतलब कि जितना इस वर्ष आपके प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन हुआ है, इतना ही अगले वर्ष होने वाला है, इतना ही उसके बाद वाले वर्ष में होने वाला है। तो हर एक साल में आप डेप्रिसिएशन को एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हो और नंबर आप ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो नोट करते हैं, चलिए इन दिस मेथड, in this method depreciation is calculated for property same amount for same amount on annual depreciation, on annual depreciation। तो आपने एनुअल डिप्रिसिएशन पे सेम अमाउंट ले लिया है, ठीक है। एंड अब आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए नंबर आप ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर calculating depreciation, calculating total depreciation multiply by number of year, by number of year। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। क्या फार्मूला बनेगा, देखिएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू टी माइनस एस अपान एन, ठीक है। अब यहां पे बात यह है कि सी क्या है, सी इज ए ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। और एस क्या है, दैट इज ए स्क्रैप वैल्यू, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज स्क्रैप वैल्यू। एंड एन इज लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा के किसी भी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन आसानी से कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि अगर आपसे कांस्टेंट परसेंटेज मेथड पूछ रहा हो तो आप कैसे निकालोगे।
तो चलिए यहाँ पे हम कांस्टेंट परसेंटेज मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी दिस इज कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तो चलिए कांस्टेंट परसेंटेज मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसमें देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में। तो देखिए इस मेथड में जो हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन होता है वो परसेंटेज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन को परसेंटेज में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, बड़ा आसान है। इन दिस मेथड इन दिस मेथड एनुअल डिप्रिसिएशन एनुअल depreciation is calculated in percentage is calculated in percentage। तो चलिए इस मेथड में हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड को डिक्लाइन बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो known as decline बैलेंस मेथड। तो चलिए ये हमारा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड था। अगर मैं इसका एनुअल डिप्रिसिएशन बनाऊंगा तो क्या आएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डिप्रिसिएशन डी इक्वल टू 1 माइनस एस अपान सी पे पावर 1/n। ठीक है, अब आपको पता ही है एस क्या है सी क्या है, मैंने पहले डिनोट करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे और ये हमारा सिंकिंग फंड मेथड होगा। अब आप देखिएगा सिंकिंग फंड मेथड से कैसे एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं, दैट इज सिंकिंग फंड मेथड। तो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, तो देखिए इस मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी पर होने वाला वार्षिक मूल्यह्रास मतलब प्रॉपर्टी पर एक साल में कितना लॉस हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर जो इंटरेस्ट आता है उससे सिंकिंग फंड फाइंड आउट करते हैं, जैसा हमने सिंकिंग फंड में आपको बताया था। तो नोट कर लेंगे, चलिए नोट करेंगे इसे। इन दिस मेथड एनुअल डिप्रिसिएशन in this method annual depreciation is find out by loss of property loss of property loss of property at sinking fund amount sinking fund amount and
इंटरेस्ट इज एक्विवेलेंट, इंटरेस्ट इज एक्विवेलेंट। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं, आप समझिएगा। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, इस मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी पर होने वाला वार्षिक मूल्यह्रास, जो एक साल में आपका सिंकिंग फंड जो अमाउंट संक हो रहा है उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वांटिटी सर्वे मेथड पर बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है क्वांटिटी सर्वे मेथड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटिटी सर्वे मेथड, दैट इज क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटी सर्वे मेथड पर, और इसमें देखेंगे कि एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे ज्ञात करते हैं और एनुअल डिप्रिसिएशन ज्ञात करने के क्या तरीके होते हैं। तो देखिए, अगर आप क्वांटिटी सर्वे मेथड लगा रहे हैं तो इस मेथड में मूल्यह्रास, जो आपकी वैल्यू लॉस हुई है, उसको ज्ञात करने के लिए हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस सर्वेयर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन जो होता है, ठीक है, वो एक ही बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, बहुत बड़ा क्रिटिकल अमाउंट होता है। ठीक है, और इस मेथड को बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलेगा, एक लम सम अमाउंट पता चल जाएगा कि भाई कोई बहुत एक्सपीरियंस होल्डर सर्वेयर देखेगा और बता देगा कि भाई इस बिल्डिंग का इस समय कॉस्ट इतना है। तो इस मेथड में आपको थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि लम सम अमाउंट ही मिलने वाला है। ठीक है, और इसका यूज अब नहीं किया जाता, तो नोट कर लेंगे। in this method required experienced surveyor and amount of depreciation is lump sum। ठीक है, तो इस मेथड में आपको अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन लम्प सम मिलने वाला है। एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस सर्वेयर चाहिए होगा, जो बिल्डिंग को या प्रॉपर्टी को देखकर बता दे कि भाई अब इसका जो डेप्रिसिएशन होना था इतना पैसा घट चुका है, अब इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो मेथड है अब उपयोग में नहीं लिया जाता इसको। डू नॉट यूज्ड इन करेंट, तो अब इसका यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे मेथड का यूज अब हम लोग नहीं करते हैं। अब कुछ और पॉइंट हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट टर्म है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करेंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। हम ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें ओनर का कंप्लीटली हक होता हो किसी प्रॉपर्टी पर, उसे हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे अब आप समझिएगा कि मेरी एक खुद की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को मैंने फ्री होल्ड करवाया हुआ है, तो उसको मैं किसी को भी दे सकता हूं, किसी को क्रय कर सकता हूं, विक्रय कर सकता हूं, रेंट पर दे सकता हूं। यह प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात और ध्यान समझिएगा कि अगर मैं बात करूं कि लेस होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है या लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, ये तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था। अब अगला टर्म में बताऊंगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है।
तो माय डियर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसमें मालिक का हक नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी लीज पर ली गई होती है कुछ सालों के लिए किसी दूसरे ओनर से। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का। विच प्रॉपर्टी that owner is completely right for selling and rent। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ओनर किसी को भी बेच सकता है या किसी को भी रेंट में दे सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अब आप देखिएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है माय डियर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने लीज पर लिया हो। लीज पर मतलब 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए आप किसी से लीज पर लिए हो, तो इस पर आपका पूरा हक नहीं होता है। आप इसको सेल भी नहीं कर सकते और आप इसको रेंट पर भी नहीं दे सकते, सिर्फ आप इसे यूज कर सकते। ठीक है, तो नोट करेंगे इस पॉइंट को। चलिए नोट करेंगे इसे। विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी property that owner is not completely right for selling and renting। तो ये हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्ट्रेस वैल्यू पर बात करेंगे। देखते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होती है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा डिस्ट्रेस वैल्यू। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रेस वैल्यू। दिस इज डिस्ट्रेस वैल्यू। अब देखिएगा डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होता है। चलिए, अब डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब ये होता है माय डियर कि जब कोई प्रॉपर्टी अचानक से किसी वार जोन में आ जाए। वार जोन का मतलब क्या होता है, जैसे भूकंप जोन में आ जाए, ठीक है, या फ्लड जोन में आ जाए, तो जो ओनर होता है उस समय उसको प्रॉपर्टी जो होती है मार्केट से बड़े कम दाम में बेचनी पड़ती है। जब ऐसी प्रॉपर्टी को मार्केट से बहुत कम दाम में बेचना पड़ता है तो इसे हम डिस्ट्रेस वैल्यू कहते हैं। अंडरस्टैंड? So now we will discuss about distress value. So point is recorded at distress value. In this type of property, is sell very less amount compared to market due to
कम्स वार जोन। वार जोन, और वार जोन में हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक, या फ्लड जोन में आ जाए, दैट इज अ फ्लड जोन, तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को मार्केट से कम दाम में बेचना पड़ सकता है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे मोनोपॉली वैल्यू क्या होती है। तो अगला हेडिंग रहेगा हमारा मोनोपॉली वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिएगा। दैट इज नोन एज मोनोपॉली वैल्यू। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मोनोपॉली वैल्यू क्या है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो देखिए, मोनोपॉली वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनाया है और उस प्रॉपर्टी में बड़े ही एडवांस फीचर लगाए गए, ठीक है, तो जो मालिक होता है वो उसे मार्केट रेट से ज्यादा में बेचना चाहता है, इसे हम मोनोपॉली वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। ड्यू टू एडवांस फीचर, एडवांस फीचर इन प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी, ओनर वांट्स सेल हायर रेट ऑफ मार्केट। तो इस प्रकार की जो हमारी वैल्यू होगी दैट इज नोन एज मोनोपॉली वैल्यू। तो इतने पॉइंट हमने आपको बताया, दैट इज अ डिस्ट्रेस वैल्यू, मोनोपॉली वैल्यू। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो होता है ये आपके वैल्यूएशन में इंक्लूड होता है, बट आप कह सकते हो कि दैट इज अ लीज पॉइंट आल्सो, इनको लीज पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करें अगर कि जो होता है डिप्रिसिएशन, जो होता है डिप्रिसिएशन अगर किसी बिल्डिंग में नोट हो रहा है तो किस समय के लिए डिप्रिसिएशन फैक्टर कितना होता है, इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, बट ये हमारा जो होगा डिप्रिसिएशन फैक्टर, इसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिप्रिसिएशन पे एग्जाम्पल और डिप्रिसिएशन फैक्टर, इन दो पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।